नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, अंकित भाटी सर जो कि आरडब्ल्यूए के फाउंडर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर निकाले हुए थे जो कि टोटल 20 मॉडल पेपर थे। तो उस 20 मॉडल पेपर में से आज हम लोग 10वें नंबर के मॉडल पेपर में पहुंच गए हैं, जिसमें कि हम लोग आज मैथ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले कल मैंने आप लोगों को 38 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक इसी 10वें नंबर मॉडल पेपर के जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन। और उससे पहले हिंदी का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 नंबर तक। तो आप लोग उन सभी क्लासों को भी देखिए, क्योंकि वो सभी क्लासें पीछे मतलब चैनल में पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के आ जाइए, क्योंकि मैथ्स का इंपॉर्टेंट वाला सेशन है। आप लोगों को डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 86 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5 के लिए एक देश के आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। आयात से निर्यात का अनुपात, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन जो आते हैं दंड आलेख वाला, ये पाई चार्ट वाला, ये जितने भी सारणी वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे इनको स्किप कर देते हैं ना, इस वजह से मैं पर डे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये लेकर के आया करता हूँ। हमसे कह रहा है कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात रुपए 35,000 करोड़ है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात क्या होगा। निर्यात कितना है वो दिया है 35,000 करोड़। अब हमसे पूछ रहा है कि Y3 के लिए आयात कितना होगा। ये हमको दिया है निर्यात और आयात का मैप। निर्यात कितना है, निर्यात दे दिया है हमको 35,000 करोड़, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निर्यात के लिए हमको दे दी। यानी कि क्या दे दी, एक यूनिट निर्यात की वैल्यू हमको दे दी है 35,000 करोड़ रुपए। हमसे पूछ रहा है कि बताइए Y3 के लिए आयात कितना होगा। आयात ये है दोस्तों Y3 के लिए आयात 1.10 दिख रहा है, इसलिए हम लोगों को 1 यूनिट की वैल्यू दे दी है 35,000। हमको फाइंड करना है 1.10 यूनिट की वैल्यू। क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करा देना है और अपना आंसर ले लेना है, ठीक है। 1.10 सीधे 11 से मल्टीप्लाई कराइए। 11 5 जा 5 में करा देंगे, 11 5 जा 55, कैरी लग जाएगा 5, 11 3 जा 33 और 5 38। 1 2 3 और 1 4 जीरो, 1 2 3 और 1 4 जीरो, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 2, यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा 38,500 करोड़ रुपए। यही हो जाएगा Y3 के लिए आयात करोड़ रुपए में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 38,500 रुपए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको निर्यात यानी कि एक यूनिट की वैल्यू उसने दे दी Y3 के लिए। Y3 के लिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 35,000 करोड़। हमसे पूछ रहा है आयात यानी कि 1.10 की वैल्यू, तो हम लोगों ने 1.10 की वैल्यू निकाल दी, 35,000 में मल्टीप्लाई करा दिया, 38,500 रुपए आंसर निकल के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वाला आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। आ गया रेशियो प्रपोर्शन से संबंधित। दिया हुआ है हमको 4 रेशियो दिए हुए हैं। पहला रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी 1/2 रेशियो 3/8, उसके बाद बी रेशियो 3 1/3 रेशियो 5 रेशियो 9, फिर सी रेशियो डी दिया हुआ है इतना। तो हमसे कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपान में दिया हुआ है इसको हम लोग अपान हटा करके सीधे सिंगल यूनिट में रखते हैं। ए रेशियो बी यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो ये हमको दिया है 1/2 रेशियो 3/8, इसमें 8 हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 रेशियो 3। 8 एलसीएम ले लिए, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, यानी कि 3 निकल के आ गया। ये हो गया ए रेशियो बी। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी दिया है 1/3 रेशियो 5/9, हम लोगों ने 9 एलसीएम ले लिया, 3 3 जा 9, 3 रेशियो 5, ये निकल के आ गया बी रेशियो सी, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिएगा। हम लोगों ने इसमें 9 एलसीएम लिया था, 9 एलसीएम लिया तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 आ गया, 9 1 जा 9, 5 आ गया। यहाँ से हम लोग सी रेशियो डी निकाल लेते हैं, लास्ट वाला बचा है सी रेशियो डी। इसमें आ गया 12 एलसीएम, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि 3 3 जा 9। इतना निकल के आ गया सी रेशियो डी का रेशियो।
तो क्या है, हमसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ए रेशियो बी दिया है, इसमें जो बी वाला रेशियो यानी कि 3 और बी रेशियो सो इसमें बी वाला रेशियो ये 3, ये दोनों बराबर है। अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें ए रेशियो बी रेशियो सी, 4 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा। बस हमको बराबर क्या करना है, ये यहाँ पे सी की वैल्यू है 5 रेशियो, यहाँ पे सी की वैल्यू है 10 रेशियो। तो अब हमें क्या करना है कि इस 5 रेशियो को इस 10 रेशियो के बराबर करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बी रेशियो सी कितना निकल के आएगा, बी रेशियो सी ये निकल के आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये निकल के आ गया 6 रेशियो 10, ये नया वाला जब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 2 से। अब यानी कि बी की रेशियो कितना निकल के आ गया 3, मतलब यहाँ पे बी का रेशियो 6 और यहाँ पे बी का रेशियो 3 है, यानी कि ए वाले में हम लोगों को 2 का और मल्टीप्लाई करा देना है यहाँ पे। ठीक है, अब एक और, तो ये ए रेशियो बी कितना निकल के आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 2 4 जा 8 रेशियो 2 3 जा 6, यानी कि अब सब कुछ बराबर हो गया। ए रेशियो बी 8 रेशियो 6, बी रेशियो 6 6 रेशियो 10 और सी रेशियो डी 10 रेशियो 9। अब आप लोग देखिए, ये 6 लास्ट वाला, ये 6 पहले वाला, ये 10 लास्ट वाला, ये 10 पहले वाला, यानी कि यहां से हम लोग अगर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना चाहें, ए में 8 दिया हुआ है, यानी कि केवल एक ही ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि ए रेशियो बी दिया है, फिर उसके बाद अगर बी रेशियो सी दिया है तो दोनों में जो एक कॉमन दिख रहा है बी बी, इसको हम लोगों को बराबर वैल्यू करना होता है। ठीक है, जो कॉमन होते हैं उसकी वैल्यू बराबर करनी होती है, बस उसके बाद बराबर कर दिया जाता है और अपना आंसर ले लिया जाता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इजी वे में बता दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ गया क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, इजी है क्वेश्चन, कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। ऊपर हमको दिया है पॉइंट के बाद 1 2 3 4, फिर उसका स्क्वायर, फिर पॉइंट के बाद 0.033 का स्क्वायर, फिर पॉइंट के बाद 0444 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे हमको सेम वही चीज दी है, बस एक एक जीरो ज्यादा दिया हुआ है। नीचे क्या है, नीचे सेम दिया हुआ है, बस क्या है कि एक जीरो ज्यादा दिया हुआ है। तो इस एक जीरो को हमको क्या करना है, इस एक जीरो को यहां से हटाना है और नीचे 10 कर देना है, यानी कि एक जीरो हम लोग पीछे को खिसका देंगे तो ये एक जीरो इधर बच के आ जाएगा, सबके नीचे 10 10 हो जाएगा। कुल मिला के अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें, ऊपर जो लिखा है हम उसको वही लिख देंगे, 0.0002 का होल स्क्वायर प्लस 0.0033 का होल स्क्वायर प्लस 0.0444 इसका होल स्क्वायर अपान, हमने क्या कहा कि सब में हमारा 1/10 1/10 और 1/10 निकल रहा है। अब जब हम लोग 1/10 को बाहर लगाएंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि 1/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और नीचे भी अब सेम यही बच जाएगा, 0.0002 का होल स्क्वायर प्लस 0.0033 का होल स्क्वायर प्लस 0.0444 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे हम लोगों ने लगा दिया, इतना बच जाएगा। जब इतना बच जाएगा तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम कट जाएगा, ये 1/10 अपान के अपान में है, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए इस वजह से मैंने ये एक लाइन लिख दी है, नहीं तो 1/10 आपका होल स्क्वायर नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बच रहा है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हम लोगों को निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो, और अगर आप लोगों को सवाल अच्छे लग रहे हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इस 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मेरी हाइट 5 फुट है
उसमें गलती से नापते समय किसी ने 6 फुट नाप दिया। तो अब कह रहा है कि बताइए नाप में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की जगह में हम लोगों ने कितना नाप दिया, 10.2 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी की गलती कर दी, हम लोगों ने 0.2 सेंटीमीटर की गलती कर दी। कितने में गलती कर दी, हम लोगों को 10 सेंटीमीटर नापना था, इसलिए अपान में 10 इंटू परसेंटेज निकालना है, 100 कर दिया जाएगा। ये लीजिए, ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, 100 से 100 चला गया, यानी कि 2%। यही आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज, माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, माप में प्रतिशत त्रुटि 2% की हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर से 10.2 सेंटीमीटर, यानी कि 2% की प्रतिशत त्रुटि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है। जब छोटी से छोटी कहीं पे लग जाए तो क्या होता है कि उस सबसे पहले तो उसमें एलसीएम निकालना होता है। हम लोग 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, फिर कह रहा है कि उसमें से 5 घटाने पर विभाज्य हो जाए। जब हम लोग 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, निकालते हैं 12 का, 16 का और 18 का। सबसे पहले तो 2 से काट दिया जाता है, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 जा 18, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 से 9 आ जाएगा, फिर 2 से 3 2 9, फिर 2 से ये आ जाएगा 3 1, ये आ जाएगा 9, 3 से चला जाएगा 1 1 3, एक बार और 3 से चला जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 9 चौको 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तक 48, 48 मल्टीप्लाई 3, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 और 2 114, यानी कि 144 आ गया एलसीएम। कितना आ गया, 144, इतना एलसीएम आ गया। उसने कहा जिसमें से 5 घटाने पर, ऐसी संख्या हमको चाहिए कि हम लोग उसमें 5 घटा दें तो वो 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये जो 144 एलसीएम निकला है, इसमें 12 का, 16 का और 18 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, चला जा रहा है ना, आप सबको दिखाई दे रहा है। उसमें कहा कि 5 घटाने पर, अगर हम लोग इसमें 5 जोड़ दें, यानी कि 149, अगर संख्या 149 होती, उसमें से हम लोग अगर 5 घटा देते तो संख्या 144 निकल करके आती। 144 में सबका भाग चला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटाने के लिए कहा है तो हम लोगों को उसमें ऐड करा देना है, 144 प्लस 5 यानी कि 149 हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम निकलेगा उसमें 5 ऐड करा दीजिए, क्योंकि उसने कहा है कि 5 घटाने पर, क्योंकि जो भाग जाता है, डिवाइड होता है, वो एलसीएम में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसी वजह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में डिवाइड पूरा चला जाता है, इसी वजह से एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम में पूरा पूरा भाग जा रहा था, उसने कहा 5 घटाने पर, तो हम लोगों ने 5 पहले उसमें ऐड करा दीजिए। अब हम लोगों ने जब 5 ऐड करा दिए तो 149 में 5 घटाएंगे तो 144 निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। आज दोस्तों थोड़े इजी इजी क्वेश्चन है, मॉडल पेपर नंबर, क्योंकि 10वें में पहुंच गए हैं ना हम लोग, आधे नंबर क्वेश्चन के मॉडल पेपर में। 20 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, उसमें से 10वें नंबर का मॉडल पेपर हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है। कितने पुरुष हैं, 315 पुरुष। अब कह रहा है कि यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, यानी कि 315 में 45 और शामिल हो गए तो अब कितने हो गए, अब हो गए 360 पुरुष। तो कह रहा है कि वही भोजन, सेम भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। जब दोस्तों सेम भोजन की बात कर दे, यानी कि सेम की बात कर दे, तो फार्मूला लग जाता है M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, बस हम लोग इसी में रखेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग रखते हैं, पहले कितने आदमी थे, पहले थे 315 आदमी, 48 दिन का भोजन था, बराबर अब 45 आदमी बढ़ गए, यानी कि टोटल आदमी 360 हो गए। अब हमसे पूछ रहा है बताइए कितने दिन के लिए भोजन होगा, तो हम लोगों ने मान दिया डी दिन के लिए भोजन होगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। 5 से काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 से काटेंगे, 12 3 जा 36, 12 3 36, यानी कि ये 30 आ गया, ये आ जाएगा 12 चौको 48। ठीक है, चलिए 5 से काटिए, ये आ जाएगा 5 छक्का 30, इधर काट देंगे, 5 छक्का 30, एक बच जाएगा, 5 तिहाई 15। इसको फिर से काट देंगे, ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एक 3, यानी कि डी बराबर
21 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 42 डेज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है बी 42 डेज। हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। जब 45 आदमी और बढ़ जाएंगे तो वही खाना 48 दिन की बजाय सिर्फ 42 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। M1D1 बराबर M2D2। जब काम सेम दिया हो, खाना सेम दिया हो या कुछ भी सेम दिया हो तो हम लोग यही फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल पेपर है तो इसमें सभी तरह के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज रहती है, नहीं तो टाइप यही रहता है सेम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है कि एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि उल्टा 34 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% समय अधिक लग रहा है। कह रहा है कि यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो हमसे कह रहा है कि बताइए शांत जल में नाव की गति क्या होगी। हम लोगों ने मान लिया कि शांत जल में नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कितना है? शांत जल में नाव की गति है वो है x किलोमीटर पर आवर। उसने हमसे कहा कि जब हम लोग धारा के प्रतिकूल, कहां, जब हम लोग धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाते हैं तो जो समय लगता है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलिए प्रतिकूल जाने में समय निकालिए पहले। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 34 किलोमीटर। प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि उल्टा, उल्टा जाने में चाल क्या होती है? उल्टा जाने में चाल शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 4। ये कह रहा है कि ये जब हम लोग धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि तो जो समय लगता है, तो समय कितना लगेगा? 40 किलोमीटर जाने में समय x प्लस 4 कितना 25% अधिक लगता है, यानी कि 125/100 हो जाता है। हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x की वैल्यू निकलेगी वही हमारी शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको काट देते हैं। ये आ जाएगा 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 25 चौको 100। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 दहम 40, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग सही से लिखना चाहें तो ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? इधर आ जाएगा x प्लस 4, ये 34 से मल्टीप्लाई बराबर इधर कितना बचा है? ये 5 और ये 10, यानी कि ये बचा है 50 और ये बचा है x माइनस 4, इतना बचा है। चलिए काटिए, ये 25, ये आ जाएगा 17। चलिए इसको सॉल्व कराइए तो ये निकल के आ गया 17x, इधर से हम लिखे दे रहे हैं, प्लस 17 चौको 68 बराबर ये आ जाएगा 25x माइनस 25 चौको 100। अब हम लोग इस 17x को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 8x बराबर ये आ जाएगा 168, यानी कि यहाँ से x बराबर 8 दूनी 16, 8 ही का नाम 8, x बराबर 21, यानी कि यही ऑप्शन नंबर ए 21 किलोमीटर पर घंटा शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, उसने हमसे कहा दोस्तों कि जो धारा के प्रतिकूल जाते हैं 34 किलोमीटर, तो हम लोगों ने समय निकाला, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 34 किलोमीटर, चाल प्रतिकूल जाने में क्या होती है कि जो धारा की चाल होती है और नाव की चाल होती है वो दोनों की आपस में माइनस हो जाती है। तो हम लोगों ने उसको माइनस करा दिया और उसने कहा कि 25% अधिक समय लेता है वो जब अनुकूल जाता है। तो अनुकूल जाने में 40 बटे x प्लस 4 इंटू 25 की जगह में 125/100 कर दिया, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और सॉल्व करा लिया और यहाँ से x बराबर 21 किलोमीटर पर घंटा हमारा शांत जल में नाव की चाल निकल के आ गई। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सभी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप लोग भी देखिए साथ में। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोमीटर बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? नए व्यक्ति का वजन हमसे कह रहा है कि 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि उसका 20 किलो वजन तो रहा ही है, लेकिन जब वो आया है
तो जो 10 आदमी थे उनका सभी का 7.9 किलोग्राम एवरेज बढ़ गया, यानी कि एवरेज बढ़ गया। तो हम लोग सभी का टोटल निकाल लें तो कितना बढ़ जाएगा, 10 गुणे 7.9, यानी कि ये निकल के आ गया 20 प्लस ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 79। जब ऐड कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 99, यानी कि नए व्यक्ति का वजन कितना था, 99 किलोग्राम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जितने वजन के स्थान पे आता है उस वजन को लिख देते हैं, और जितना वजन बढ़ जाता है उन सभी का हम लोगों ने कुल वजन निकाल लिया, ऐड करा दिया, और 99 किलोग्राम नए व्यक्ति का वजन निकल करके आ गया। ठीक है, पर डे मतलब पर डे का हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान गति से, यानी कि स्पीड सेम है, एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की हमसे पूछ रहा है गति क्या है। क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की गति क्या है। और सबसे पहले कह दिया है कि समान गति से। हम लोगों ने मान लिया कि रेलगाड़ी की गति है कुछ, मान लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करें कि उसने कहा कि समान गति से, यानी कि दोनों की चाल क्या दे दी है, चाल दे दी है बराबर। चाल बराबर दे दी तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम लोग पहले वाला जो रेलगाड़ी ये 243 मीटर लंबे पुल को पार कर रही थी ना, इसका हम लोग पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी यानी कि पुल की दूरी कितनी है, 243 मीटर, प्लस रेलगाड़ी की दूरी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने मान ली कि x मीटर है। ठीक है, यानी कि इसकी भी लंबाई ऐड हो जाएगी, 243 प्लस x बटे समय कितना ले रहा है, 30, बराबर इधर दूसरे की 343 मीटर लंबा पुल है, प्लस इसमें भी x मीटर लंबी रेलगाड़ी, प्लस 36 सेकंड। यहां से इसको सॉल्व कराइए, पहले x की वैल्यू निकालिए। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। ये आ जाएगा 5 छक्का 30, मतलब 6 पंचे 30, 6 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6 छरंग 36। इसका हम लोग अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 तिरका 18, ये आएगा 6 चौको 24, 24 एक 25, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, प्लस 6x बराबर, इसको कराएंगे 5 तिरका 15, ये आ जाएगा 5 चौको 20 एक 21, 5 तीन 15 तो 17, 1715 प्लस 5x। चलिए ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, इधर मैं देखता हूँ 6x में 5x चले जाएंगे तो ये आ जाएगा x बराबर, इसको माइनस करा देंगे तो ये आएगा 1715, इधर कितना है, इधर है 1450। चलिए माइनस कराइए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 11 में 5 चला गया 6, इधर 6 में 4 चला जाएगा 2, यानी कि x बराबर निकल के आ गया 265 मीटर। ये तो निकल के आ गई ट्रेन की लंबाई। उसने हमसे कहा कि बताइए कि ट्रेन की चाल क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि यहाँ से हम लोग स्पीड बराबर निकालना चाहें, दूरी बटे समय। दूरी 243 प्लस 265 ऐड करा दीजिए। जब ऐड कराएंगे यानी कि मैं लिखे देता हूँ 243 प्लस 265 बटे समय, समय कितना है 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको ऐड कराइए तो ये आ जाएगा 5 तिरका 8, ये आ जाएगा 6 4 10, ये आ जाएगा 2 2 4 1 5, 508 बटे 30 गुणे, ये मीटर पर सेकंड में निकल के आया है, हम लोगों को निकालना है किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, तो इसका उल्टा 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, किससे, 18 बटे 5 से, तो ये आ जाएगा कुछ निकल के आएगा। तो बताइए आप लोग कितना निकल के आएगा, ये दोस्तों मीटर पर सेकंड में निकल के आया है, हम लोगों को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए इतने में तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। हमारा निकल के कितना आया है, जरा हम लोग देख लेते हैं सही से। निकल के आया है 508 बटे 30, ये निकल के आया है मीटर पर सेकंड में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 1000 का मल्टीप्लाई, और सेकंड को तो ये ऊपर 3600 का मल्टीप्लाई, इतना। चलिए इसको सॉल्व कराइए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आ गया 2 पंचे 10, ये आ गया 18 दूनी 36, यानी कि 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कराना था। चलिए इसको काटिए, 6 तिरका 18, ये आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि निकल के आ रहा है 508 गुणे 3 बटे 25। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ आंसर गड़बड़ हो रहा है क्या, शायद 60 किलोमीटर पर
ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कराइए और मुझको बताइए कि आप लोगों का आंसर कितना निकल के आया है, क्योंकि सेम ऐसे ही आप लोगों को बस लगाना है और उसमें कुछ नहीं करना था। पहले हम लोगों को लेंथ निकाल लेनी थी ट्रेन की और उसके बाद उसकी स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका निकल के आया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। कह रहा है कि संख्याओं 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट 101 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो कह रहा है कि गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्य की संख्या हमसे पूछ रहा है। शून्य की संख्या दोस्तों इसमें 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी संख्या सम नहीं है, यानी कि इवन नहीं, इवन या सम नहीं है। ये सब विषम संख्याएं दी हैं, ऑड नंबर दिए हुए हैं। ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कराने में एक भी 0 नहीं बनता है। ठीक है, ये 5 दिया था, यहाँ पे अगर इवन या सम संख्याएं दी होती तो 5 का मल्टीप्लाई उसमें जब सम संख्या में होता तो फिर 0 बन जाता, लेकिन सम संख्या नहीं दी है, इस वजह से एक भी 0 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 0 के लिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है 86 क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनता है। अब हमसे कह रहा है कि नए ठोस घन में भुजा ज्ञात कीजिए। 3 घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, यानी कि उन तीनों का जो आयतन होगा, उन तीनों को हम लोग जब ऐड करा देंगे तो नए वाले जो घन है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग नए घन का आयतन निकाल लेते हैं। क्या, नए घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पुराने तीनों का वॉल्यूम। तो क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये हो जाएगा नए घन का आयतन। नए घन का आयतन 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 6 36 और 36 और 216। 8 का हो जाएगा 512 प्लस 10 का हो जाएगा 1000। इसको जब ऐड कराएंगे तो ये निकल के आएगा 1728। नए घन का आयतन कितना होता है, वो होता है ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर कितना निकल के आ गया, ए क्यूब बराबर निकल के आ गया 1728। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1728 12 का क्यूब रूट होता है, यानी कि ए बराबर 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी, नए घन की भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम v बराबर। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वाला मैथ का सेशन, जो कि अंकित भाटी सर के मॉडल पेपर नंबर 10 से हम लोगों ने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को अच्छे से कवर कीजिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इन 11 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा समझ में आया है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को तैयार कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें आप लोगों को पलटे मिलती रहेंगी और 2026 में जो आपके सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।